हेलो स्टूडेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सेल एंड सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, आज के लेक्चर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। व्हाट इज मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? वी हैव लर्न दैट देयर आर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। जैसा कि हमें पता है, हमारे अर्थ पे ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। Of these, the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under a microscope are called microorganisms. ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और जिन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। सो ऐसे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर पाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑल अराउंड अर्थ, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। जहाँ जैसे एयर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज, एज वेल एज प्लांट एंड एनिमल की बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग ह्यूमन आल्सो। ह्यूमन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सोलिटरी, मीन्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, दैट इज़ द लाइफ सिंगली। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। तो ये टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल रहते हैं, इनमें सिंगल सेल होते हैं। वेयर सम लाइफ इन कॉलोनीज, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव ऑन द रिमेन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट एंड एनिमल के डेड पार्ट में लाइव करते हैं। नाउ अकरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे सब एक्सपेरिमेंट्स दी हुई हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। हमें ब्रेड की पीसेस या भाकरी के पीसेस जो है एक क्लोज बॉक्स में रखना है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, एंड 3 to 4 डेज़ के बाद हमें ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू। देन उसकी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होंगे, उसके अंदर जो भी ब्रेड की पीसेस होंगे या भाकरी के पीसेस होंगे उनमें क्या चेंजेस होंगे वो हमें मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे हमें मडी वाटर या स्टेगनेंट पडल की वाटर की ड्रॉप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है और चेक करना है वो कैसे दिखते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें योगर्ट या बटर मिल्क की ड्रॉप को ग्लास स्लाइड में रख के उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो इस तरीके से 3 एक्सपेरिमेंट्स हमें ऑब्जर्व करके उन्हें चेक करना है कि उनके जो सेल या उनकी साइज़ जो है उनमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे दिखाई देते हैं, ये चेक करना है। नेक्स्ट डू यू नो में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर इन साइज विथ आवर आइज़। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते जो 100 माइक्रोमीटर से भी छोटे साइज़ में होते हैं। सो वी मेक ग्लास स्लाइड ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो ऐसे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट की माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें उन्हें ग्लास स्लाइड पर रख के उन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना होगा। However, if a magnification of 1000 times proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms. अगर हमें 1000 टाइम्स से भी मैग्नीफाई करना है, 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। साइजेस ऑफ सम माइक्रोब्स, यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स की साइज दिए हुए हैं। जैसे पैरामीशियम, ये सिंगल सेल होते हैं, इनमें इनकी साइज जो होती है वो अबाउट 100 माइक्रोमीटर होती है। सेकेंड, बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है एक डिजीज़ होती है, इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी साइज़ 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। थर्ड वन, पोलियो वायरस, ये जो पोलियो वायरस होता है इनकी साइज़ जो है 28 नैनोमीटर होती है। माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर, जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो 100 माइक्रोमीटर से भी लेस होते हैं। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिज्म देयर ऑर्गेनल्स कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल। जो माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनके थ्रू वो अपना लाइफ प्रोसेस जो है परफॉर्म करते हैं सिंगल सेल। यूज़ योर ब्रेन पावर, यहाँ पे सम क्वेश्चन पूछा है। नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है
नेम फाइंड आउट करनी है उनके अकॉर्डिंग टू साइज, वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स दिया हुआ है। देन इस नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक द फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड ऑफ अलगी इन पॉन्ड्स और मल्टीसेलर। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस ब्रेड पर ग्रोथ होती हैं और अलगी जो पॉन्ड्स पे हैं वो वहाँ पे ग्रोथ होती हैं, ये मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाउएवर मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूनिसेलुलर, जबकि बैक्टीरिया और वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हैव अ समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, और इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती हैं। दे डू नॉट हैव दिस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, और ये टाइप ऑफ जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड आर देयर ओनली कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे टाइप ऑफ सेल जिनमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोइड होते हैं, न्यूक्लियोइड कंपोनेंट होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर दी हुई है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, फ्लैजिलम। नाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो किस तरीके से होती है। ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ईच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है अपनी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए। So many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. कुछ माइक्रोब्स को अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है और कुछ माइक्रोब्स को विदाउट ऑक्सीजन भी जो है वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। Some microorganisms survive even in extreme and adverse condition, और कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो एडवर्स कंडीशन में भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे ओशियन फ्लोर, आइस, पोलर रीजन, हॉट वाटर स्प्रिंग। During this adverse condition, microorganisms form a thick covering around themselves and stop their life processes. ऐसी कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करते हैं वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब एडवर्स कंडीशन होता है तो वो अपने ऊपर एक थिक कवर जो है वो लाते हैं। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे कम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड कंटिन्यू लाइफ प्रोसेसेस। और जब फेवरेबल कंडीशन आते हैं वापस से तो ये अपने ऊपर जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग लाते हैं वो उनके बाहर आ जाते हैं और अपना लाइफ प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टेक 2 अर्थन पॉट्स। हाँ, यहाँ पे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पहले स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, हमें ए एंड बी 2 पॉट्स, अर्थन पॉट्स लेने हैं और दोनों में हाफ सॉइल फिलअप करने हैं, मार्किंग करनी है। पॉट ए में जो है वो गार्डन वेस्ट या पॉट ए में गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पिल, वेजिटेबल स्टॉक, पेपर, स्क्रैप, ये सारे वेस्ट मटेरियल पॉट ए में रखने हैं। और पॉट बी में जो है ग्लासेस के पीसेस, स्क्रैप मेटल, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा, ये पॉट बी में रखने हैं। एंड 3 to 4 वीक्स के बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हुआ है पॉट ए एंड पॉट बी में। सो पॉट ए में आप देखोगे तो फिर जो भी हमने वेस्ट डाले होते हैं उस सॉइल के अंदर वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजिशन। बल्कि पॉट बी में चेंजेस कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसमें पीसेस ऑफ ग्लासेस होंगे, मेटल, प्लास्टिक बैग्स होंगे जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे गार्बेज पॉट बी में। तो पॉट बी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा और पॉट ए में जो भी गार्बेज हमने डाले थे वो डिसअपियर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ डिकम्पोजिशन। Microbes present in soil, dung, etc. decompose the garbage to obtain food material. यहाँ पे दिया हुआ है कि माइक्रोब्स जो सॉइल एंड डंग्स में प्रेजेंट होंगे वो गार्बेज को डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन फूड मटेरियल।
As a result, garbage is soon converted into manure of the best quality and our surrounding are kept clean. ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन गार्बेज को डिकम्पोज करके उन्हें मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं जो बेस्ट क्वालिटी होता है और इससे सराउंडिंग भी क्लीन रहता है. As in the case of garbage, for proper sewage disposal, two microbes are released into the sewage so as to help in the quick decomposition of the organic compound in it. और जो सीवेज डिस्पोजल होता है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं सीवेज में वो रिलीज़ करते हैं डिकम्पोजिशन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी उसके अंदर होते हैं वो फटाफट रिलीज़ करते हैं. यहाँ पे देन कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं. ड्राई एंड वेट वेस्ट को सेपरेटली क्यों रखा जाता है, क्यों रखना चाहिए. देन ऑब्जर्व करना है रूट ऑफ पी, बीन एंड फैंग्रोइन प्लांट्स के रूट्स को हमें ऑब्जर्व करना है और उस नोड्यूल्स की फंक्शंस क्या होती हैं. देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है वी हैव सीन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दोज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द कंपाउंड्स. यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को लेकर उस नाइट्रोजन को कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट की जो सॉइल होते हैं मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में जाकर वहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं. जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होता है वो हेल्प इन टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एंड देयर बाय द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस ग्रोथ इन द सॉइल. ये नाइट्रोजन जो कंपाउंड होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं और प्रोटीन रिलीज करते हैं जो सॉइल के लिए हेल्प होता है, जो प्लांट हेल्प करके प्लांट का ग्रोथ होता है. देन यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया हुआ है. यहाँ पे किसी विलेज या सिटी में हमें जो है जहाँ पे गार्बेज होता है, गार्बेज डिपोट, वहाँ पे विजिट करना है और रीज़न फाइंड आउट करना है कि उस गार्बेज को किस तरीके से बरिंग किया जाए लार्ज पिट्स पर. देन यहाँ पे लेट्स रिकॉल कुछ दिया हुआ है कि अगर हमें योगर्ट बनाना होता है मिल्क से तो हम क्या करते हैं. If a few drops of yogurt or buttermilk are mixed with lukewarm milk and it is kept at that temperature for 8 to 10 hours. हमें जब योगर्ट बनाना होता है तो हम lukewarm मिल्क जो होते हैं उसमें हम few drops of योगर्ट या फिर बटर मिल्क जो है वो ऐड करते हैं for 8 to 10 hours के लिए एक टेम्परेचर पर. देन क्या होता है, माइक्रोब जो होते हैं प्रेजेंट योगर्ट में वो क्विकली मल्टीप्लाई होते हैं और मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. Microbes are thus useful for producing milk product like butter, buttermilk, cheese, etc. तो ऐसे माइक्रोब जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं मिल्क प्रोडक्ट में जैसे बटर, बटरमिल्क एंड चीज़. नाउ फर्मेंटेशन मीन्स क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन. ये कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, यह एक केमिकल प्रोसेस है. ये वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड को अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड में जो है वो चेंज कर देता है. ऐसे टाइप ऑफ प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं. हीट इज जनरेटेड इन द प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर रिलीज. इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के साथ साथ इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होता है, हीट भी जनरेट होता है और इसके अलावा अदर गैसेस भी रिलीज़ होती हैं. दिस गैसेस कॉज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम और इसके कारण जो है वो वॉल्यूम भी जो है इंक्रीज हो जाती है. ब्रेड डो, इडली बैटर आर सेन टू राइज. हमने देखा होगा जो ब्रेड डो होता है या फिर इडली बैटर होता है वो राइज, उसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है. The process of fermentation is used for making yogurt from milk producing alcohol. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसका यूज़ अलग अलग चीज़ों के लिए भी किया जाता है जैसे योगर्ट और अल्कोहल, प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम द ग्रेन्स एंड फ्रूट्स एंड ब्रेड फ्रॉम फ्लोर एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स. ये सारी चीज़ों का भी प्रोडक्शन करने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है.
फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ पूछा है कि अगर हम योगर्ट जो होता है वो हम बैटर या डो में क्यों मिक्स करते हैं, रवा इडली बटूरा नान की बैटर में या डो में हम योगर्ट क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि ये मिक्स करने से जो रवा इडली बटूरा नान होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और इसमें यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। योगर्ट के अंदर जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो यूज़फुल होता है, इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे हाउ डू प्रिपरेशन लाइक योगर्ट इडली डोसा बिकम इजी टू डाइजेस्ट, ये हमें इजीली डाइजेस्ट कैसे हो जाते हैं, जो हम योगर्ट इडली डोसा ये सब प्रिपरेशन करते हैं वो इजीली डाइजेस्ट कैसे हो जाते हैं, क्योंकि इसमें यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इफ़ माइक्रोब्स आर अलाउड टू ग्रो इन बैटर डो फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, they break down these substance producing new compounds as they grow and multiply in them. This microbial process is used in the production of various common foodstuff. माइक्रोब्स क्या करते हैं, बैटर डो या फ्रूट जूसेस के अंदर ग्रोथ करते हैं अपना, ये सब्सटेंस को वन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, और ये जो माइक्रोबियल प्रोसेस होता है ये अलग अलग फूड स्टफ में भी यूज़ होता है। Sometimes when you are ill, the doctor prescribe capsule or injection of medicine like penicillin. Sometimes क्या होता है, हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें कैप्सूल या इंजेक्शन देते हैं पेनिसिलिन की जैसे। So this type of medicine destroy the pathogen and retard their growth. They are called antibiotics. तो ये जो पेनिसिलिन मेडिसिन होता है, ये टाइप का जो मेडिसिन होता है ये पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो भी बीमारी होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है एंड रिटार्ड देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को भी रिटार्ड ख़त्म कर देता है। ऐसे टाइप ऑफ मेडिसिन को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं मेडिसिन ये एक स्पेसिफिक माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। Disease like tuberculosis, typhoid, cholera, etc., which they previously considered incurable. जैसे ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी, टाइफाइड, कोलेरा, ये सारी जो बीमारी हैं पहले इनका कोई भी इलाज नहीं होता था, हैव नाउ कम अंडर कंट्रोल बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स, लेकिन अब इनका इलाज कर पाना पॉसिबल है क्योंकि बिकॉज ऑफ एंटीबायोटिक्स। Domestic animals too can be protected from various diseases by mixing antibiotics with their food. Plant disease can also be controlled with the help of antibiotics. जो एनिमल्स होते हैं उन्हें, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी वेरियस डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें भी एंटीबायोटिक दिया जाता है उनके फूड में मिक्स करके। एंड प्लांट को भी कुछ प्लांट डिजीज़ भी होती है, उन डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक वहाँ पे यूज़ होता है। ये एंटीबायोटिक्स जो होता है, दो एंटीबायोटिक्स आर यूज़फुल फॉर क्योरिंग सर्टेन डिजीज़। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, उस बीमारी को जो है वो क्योर करते हैं, ठीक करते हैं। दे कैन बी हार्मफुल, इट इज़ यूज विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। और अगर हम बिना डॉक्टर के अगर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेते हैं तो नुकसान भी हो सकता है हमारे लिए, इसलिए हमें डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं वही एंटीबायोटिक मेडिसिन लेना चाहिए। हैंस a course of antibiotics should be completed strictly following the doctor's prescription. डॉक्टर्स के बताए अनुसार हमें उस मेडिसिन को, जो भी मेडिसिन हमें एंटीबायोटिक्स का बता रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंगली हमें पूरा जो है कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है। एक 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए जो कोर्स होता है कंटिन्यूस मेडिसिन लेने का वो हमें पूरा करना होता है। इनफैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन on our own to treat ailments like body ache, headache, common cold etc. In fact हमें अगर हमारा बॉडी पेन हो रहा है या हेडेक हो रहा है या फिर हमें कॉमन कोल्ड है तो इन सब का जो मेडिसिन है हमें बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर इन्फेंट्स वैक्सीनेटेड अकॉर्डिंग टू अ फिक्स टाइम शेड्यूल, व्हाट इज़ वैक्सीन। जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबी होते हैं, वो उन्हें फ़िक्स टाइम पर वैक्सीन
क्यों दिया जाता है? ताकि उनका जो इम्यून सिस्टम जो है उनकी बॉडी का वो स्ट्रॉन्ग रहे और वो किसी भी डिजीज़ से जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं, उन्हें कोई बीमारी जो है जल्दी नहीं हो सकती है। व्हाट इज़ वैक्सीन? वैक्सीन इज़ अ प्रोड्यूस in a laboratory with the help of the microbes that gives immunity against particular disease। जो वैक्सीन होता है ये लेबोरेटरी में बनता है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स की हेल्प से बनता है, और ये इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज़, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी जो है वो देता है। इफ़ वी हैव बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एनी डिजीज़, आवर इम्यूनिटी दैट इज़ रेजिस्टेंट टू दैट डिजीज़। अगर हमें वैक्सीन लगा हुआ है किसी डिजीज़ का तो वो हमें इम्यूनिटी दिलाता है, वो हमें उस डिज़ीज़ को रेजिस्ट करता है, वो वापस से वो बीमारी हमें जो है वो जल्दी नहीं हो सकती है क्योंकि हमने उसकी वैक्सीन लगा ली होती है। सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द डिजीज़ इज़ ग्रेटली रिड्यूस। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद हमें वो डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोड्यूसिंग ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम अगेव। जैसे जो माइक्रोब्स होते हैं, टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोड्यूसिंग ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग फ्रॉम अगेव में भी इसका यूजेस होते हैं। सम माइक्रोब्स यूज़ ऑयल फॉर देयर ग्रोथ, और कुछ माइक्रोब्स का यूज़ ऑयल में भी होता है उनकी ग्रोथ के लिए। सच माइक्रोब्स आर यूज टू क्लियर लेयर ऑफ ऑयल फ्लोटिंग on the surfaces of the ocean or lake form due to the leak or spill, that is to clear an oil slick। और कभी कभी जो होता है माइक्रोब्स का जो यूज़ होता है वो ऑयल में होता है, उस ऑयल में अपना वो ग्रोथ करते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ जो माइक्रोब्स होते हैं वो उनका यूज़ जो है वो एक लेयर ऑफ ऑयल में किया जाता है ताकि जो ओशन फ्लोर की सरफेसेस पे जो ऑयल होते हैं वो क्लियर हो सके। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन एंड फेसेस, वेट, गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड एंड यूज्ड इन द बायोगैस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइज़र। ये सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इनको कलेक्ट करके इनका यूज़ बायोगैस प्लांट में किया जाता है, बायोगैस प्रोड्यूस के लिए या फर्टिलाइज़र के लिए। बायोगैस का यूज़ जो है वो नॉर्मली कुकिंग गैस के लिए किया जाता है, और जो एक्स्ट्रा मैन्योर निकलता है उस बायोगैस प्लांट में, उस मैन्योर का यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी के लिए किया जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट हैपन्स टू द स्वीट मीट और ब्रेड फॉरगॉटन इन अ लंच बॉक्स फॉर 3 or 4 days। जब हम मिठाई या ब्रेड जो है लंच बॉक्स में अपने भूल जाते हैं 3 to 4 days के बाद क्या होता है? इन जार्स ऑफ पिकल्स, जैम्स एक्सेट्रा आर ओपन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, अराउंड layers of white scum or black particles may appear to have formed on the surfaces। अगर हम जो अचार के डिब्बे होते हैं या जैम या मुरब्बा जो भी है, अगर वो ओपन रहता है ज़्यादा समय के लिए तो आप देखोगे उसमें राउंड सा एक लेयर फॉर्म हो जाता है, स्कम फॉर्म हो जाता है या ब्लैक पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं उसमें, उस सरफेसेस पे। इन समर मिल्क एंड मीट गेट स्पॉइल्ड क्विकली। समर सीजन में, गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा दूध या मीट जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। फंगस ग्रो क्विकली ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड। जो फंगस होते हैं वो जो स्टेल फूड होते हैं उसमें बहुत जल्दी जो है ग्रोथ करते हैं। वॉट डू वी डू विथ सच स्पॉइल्ड फूड? वाई? हमें ऐसे टाइप ऑफ फूड के साथ क्या करना चाहिए? हमें उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे खाएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें वोमिटिंग या डायरिया जो लूज मोशन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम स्टेल फूड खाते हैं, जो स्पॉइल्ड फूड होता है, अगर वो खाएंगे तो क्या होगा, हमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। ये फूड पॉइजनिंग क्या होता है? एज दे यूज़ फूड स्टफ फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, सम माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल। ये क्या करते हैं माइक्रोब्स फूड स्टफ में से अपने न्यूट्रिशन के लिए ये उस फूड स्टफ का यूज़ करके एक टॉक्सिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं जिसे एंटेरोटॉक्सिन भी कहा जाता है। इनटू द फूड के अंदर टॉक्सिक मटेरियल जो है रिलीज़ करते हैं। सच टॉक्सिन स्पॉइल द फूड, और ये टॉक्सिन क्या करते हैं? फूड को ख़राब कर देते हैं। ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वोमिटिंग, और ऐसे टाइप ऑफ
फूड को अगर स्पॉइल्ड फूड को अगर हम खाएंगे तो हमें लूज मोशन या वोमिटिंग हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे पैथोजन डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेंस may be present in water bodies contaminated with sewage and dirt from the surrounding। जो पैथोजेंस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंटामिनेटेड वाटर होता है, वाटर बॉडीज़ में ये प्रेजेंट होते हैं, या सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, या डर्ट जहाँ पे भी गंदगी होती है हमारे सराउंडिंग में, वहाँ पर ये पैथोजन प्रेजेंट होते हैं। इन फूड लेफ्ट अनकवर्ड इन अनहाइजीनिक कंडीशन विथ हाउस फ्लाइज सिटिंग ऑन इट। जो फूड होते हैं जो ऐसे ही कवर नहीं होते हैं, अनहाइजीनिक कंडीशन में होते हैं, उसमें हाउस फ्लाइज जो है वो होते हैं, वो वहाँ पे बैठ के उस फूड को ख़राब करते हैं, स्पॉइल करते हैं। इफ़ सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर इज़ कंज्यूम we may fall ill with disease of the alimentary canal like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro etc। अगर हम ऐसे टाइप ऑफ फूड को या वाटर को जो कंटामिनेटेड है उसे हम यूज़ करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। एलिमेंट्री कैनल का प्रॉब्लम हो सकता है जैसे अमीबाइसिस, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, ये सारी जो हैं बीमारियां हो सकती हैं हमें। पैथोजन आर रिलीज इन द एयर व्हेन अ पर्सन हैविंग एन इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्नीज और कफ। पैथोजन जो है वो एयर में भी रिलीज हो सकते हैं, जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जैसे स्नीज या कफ, तो वहाँ से भी पैथोजन जो है वो रिलीज होते हैं। अ हेल्दी पर्सन may get infected with such pathogen on breathing in same air and contract disease like common cold, cough, diphtheria, pneumonia, tuberculosis etc। अगर कोई हेल्दी पर्सन उस इन्फेक्टेड पर्सन के पास है, कुछ दूर पर है, तो वो जो पैथोजेंस होंगे वो ब्रीथिंग के थ्रू एयर में प्रेजेंट रहेंगे पैथोजेंस, तो ब्रीथिंग के थ्रू क्या होगा, वो उनकी बॉडी में चला जाएगा, जिसके कारण उन्हें भी कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी जो है वो हो सकती है उस हेल्दी पर्सन को भी, इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से। मॉस्किटो रिप्रोड्यूस इन प्लेस लाइक अ हीप ऑफ गार्बेज, ड्रेन्स, स्टैग्नेंट वाटर एक्सेट्रा। जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर जो होते हैं, वो जैसे कहीं पे बहुत सारा कचरा रखा हुआ है या कहीं नालियाँ हैं या जो स्टैग्नेंट वाटर काफ़ी दिनों तक एक जगह पर पानी रुका हुआ है, तो वहाँ पर मॉस्किटो जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोब्स दैट कॉज डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटिटिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका फीवर एक्सेट्रा। तो ये जो मॉस्किटो की वजह से होने वाली जो बीमारी है उसे ये सारी टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल मॉस्किटो। और इनकी जो एंट्री होती है, ये जो बीमारी है वो फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है। उनकी बाइट करने से ह्यूमन बॉडी को वो बाइट करेगा फीमेल मॉस्किटो, जिसके कारण ये सारी बीमारियां हमको हो सकती हैं। सो इस तरीके से हमारा जो लेसन है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट दिया हुआ है। विच डिजीज़ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स में होने वाले डिजीज़ जो है उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। मेक श्योर चेक, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन वी हैव फीवर। होता क्या है जब हम बीमार पड़ते तो होता क्या है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज़ अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर आवर बॉडी, आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट एक्टिंग एंड बॉडी टेम्परेचर राइजेस। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जो है इंटर होते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम में जाके उसे एक्ट करते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। दिस डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे बॉडी में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील्स वार्म फॉर द सेम रीज़न। और जहाँ पे अगर हमें चोट भी लग जाती है तो वहाँ पे भी सेम यही रीज़न होता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि फीवर होने पर एग्जैक्टली होता क्या है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है सिंपली वो राइज हो जाता है. व्हाट इज कोरिलेशन between the normal body temperature of human, which is 37 degrees Celsius, and the optimum temperature for the growth of microorganisms 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन टेम्परेचर बताया है. ह्यूमन का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ग्रोथ के लिए इतना जो है टेम्परेचर चाहिए होता है. तो इनके बिटवीन का रिलेशन जो है वो ऐसे पूछा गया है यहाँ पे. इस तरीके से हमारा जो लेसन है ये फिनिश होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो थैंक you for watching my this video.